एक पैरा कमांडो एक गुरुद्वारे में लंगर खाने के लिए जाता है और वहां पर खाना बनाती जो मिलती है उसे देखकर उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। और खाना बनाने वाली जो महिला थी उसकी भी आंखों में आंसू आ जाते हैं। दोनों एक दूसरे के गले मिलकर जोर जोर से रोने लगते हैं। गुरुद्वारे में जितने भी लोग काम कर रहे थे सभी हैरान थे कि एक महिला और एक पुरुष ऐसे गले कैसे लग सकते हैं। आइए जानते हैं कौन वो महिला थी और कौन वो पुरुष था जो इस तरीके से रो रहा था एक फौजी होकर। नमस्कार, मैं महक चौधरी आज आपके सामने एक ऐसी कहानी लेकर आई हूँ जिसको सुनकर आपको हैरानी हो जाएगी। क्या इस दुनिया में आज भी ऐसे लोग हैं? ये कहानी शुरू होती है एक छोटे से 8 साल के बच्चे से। 8 साल का एक बच्चा होता है जिसके माता पिता एक दुर्घटना में मर जाते हैं, दुर्घटना में इस दुनिया में नहीं रहते हैं। और उसके बाद वो बच्चा अपने माता पिता के पास ना रहकर अपने चाचा-चाची के पास रहता है, क्योंकि उसके माता-पिता भगवान को प्यारे हो जाते हैं। उस लड़ बच्चे का नाम होता है मनोज। मनोज जो कि पढ़ने में बेहद ही होशियार था, बहुत ही तेज और अपने पढ़ाई को बहुत समय देने वाला बच्चा था। पढ़ने में तेज था, उसके चाचा-चाची का भी एक लड़का था, उसी की उम्र का था वो। और वो दोनों मिलकर खूब पढ़ाई किया करते और बहुत अच्छे से रहते। जो चाचा-चाची हैं वो उस मनोज से भी इतना ही प्यार किया करते, अपने बेटे से भी। और बहुत अच्छे से समय निकल रहा था। अब जो मनोज है उसकी स्कूलिंग कंप्लीट होती है और उसे ग्रेजुएशन के लिए यानी कि बैचलर्स के लिए एडमिशन दिलाया जाता है। बैचलर कंप्लीट करता है लेकिन वो इतना तेज था, बैचलर के साथ-साथ में वो पैरा कमांडो का फॉर्म भर देता है और वहाँ पर उसका सिलेक्शन हो जाता है। जब वहाँ पर उसका सिलेक्शन होता है तो और इसी खुशी में वो अपने कॉलेज में जाता है, क्योंकि अभी उसका रिजल्ट आया था, बस कॉलेज से फाइनल होना था, उसकी फाइनल फेयरवेल होनी थी। इधर उसका सिलेक्शन हो चुका था। जब वो कॉलेज में जाता है तो वहाँ पर एक लड़की से मुलाकात होती है। उस लड़की का नाम होता है रचना, जो कि दिखने में बेहद ही सुंदर होती है और वो अपने दादा-दादी के पास रहती है। उसके माता-पिता नहीं हैं। और इस बात को जब मनोज सुनता है तो उसका अटैचमेंट रचना की तरफ और भी ज़्यादा हो जाता है, क्योंकि वो भी अनाथ था और वो लड़की भी अनाथ होती है। वो समझ सकता था कि बिना माता-पिता के सर्वाइव करना, ज़िंदगी जीना कितना कठिन होता है। वही कठिनाइयाँ रचना ने भी देखी थी। अब वो उससे मिलता-जुलता है, बातें होती हैं, धीरे-धीरे बातें बढ़ती हैं और धीरे-धीरे दोनों एक-दूसरे को प्यार करने लगते हैं। जब प्यार करते हैं तो मनोज है वो उसकी दादी से बात करता है कि दादी जी, मैं रचना से बहुत प्यार करता हूँ और मैं इससे शादी करना चाहता हूँ। तभी रचना की दादी कहती है कि बेटा, रचना तो अभी पढ़ाई कर रही है। तभी मनोज कहता है कि दादी जी, मेरा फौज में सिलेक्शन हो गया है और मुझे अब ट्रेनिंग के लिए जाना है बस, और आते ही मैं शादी कर लूंगा, मैं फौजी बन चुका हूँ। इस बात पर दादी खुश हो जाती है और कहती है ठीक है, जब तुम कमाओगे तो रचना को क्या जरूरत है पढ़ाई करने की, कोई बात नहीं, तुम दोनों की शादी करा लेंगे, तुम अपने माता पिता से बात कर लेना। अब वो सीधा अपने माता पिता के यानी चाचा चाची के पास जाता है, जो लड़का होता है मनोज पैरा कमांडो, और उनसे कहता है कि चाचा चाची, मैंने एक लड़की देख ली है, मुझे उससे शादी करनी है। चाचा चाची मना करते हैं और कहते हैं नहीं, तुम एक फौजी हो, वो एक अनाथ लड़की है, क्या दहेज देंगे, कैसे संस्कार उस लड़की के होंगे जिसके सर पर माँ का साया नहीं था। उसी बात पर मनोज कहता है कि माता पिता का साया तो मेरे सर पर भी नहीं था, क्या मेरे संस्कार बुरे हैं, क्या मैं जिंदगी जी नहीं सकता, क्या मैं किसी की इज्जत नहीं करता। इन बातों को चाचा चाची सुनते हैं तो चुप हो जाते हैं और कहते हैं ठीक है, तुम्हारी मर्जी से हम रचना से तुम्हारी शादी कर देंगे। और इस बात पर खुश हो जाते हैं और दोनों घरों में शहनाइयां बजने लगती हैं। धूमधाम से उन दोनों की शादी होती है। शादी के बाद रचना अब मनोज के घर आकर रहती है, बहुत ही अच्छे से। मनोज का, अपने देवर का और अपने चाची चाचा सास और चाची, जो चाची सास थी और चाचा ससुर है, उन सब का बहुत अच्छे से ख्याल रखती है। अब मनोज की एक सीक्रेट मिशन पर उसे जाना था, उसके लिए एक लेटर आता है। उस लेटर को मनोज जब देखता है तो उसके चेहरे की हवाइयाँ उड़ जाती हैं, लेकिन वो सबसे आगे फर्ज को रखता है। और क्योंकि उसकी अभी-अभी शादी हुई थी, एक तरफ वो अपनी पत्नी को देखता है तो उसके चेहरे का रंग उड़ता है, लेकिन एक तरफ जब फौज के बुलावे को देखता है तो वो गर्व से सीना चौड़ा करता है और कहता है कि मुझे फर्ज और तुम्हें साथ-साथ लेकर चलना पड़ेगा। पत्नी कहती है कि मुझे भी तुम्हारे साथ चलना है, लेकिन वो कहता है कि रचना, अभी तुम चाचा-चाची के साथ रहो, कुछ दिनों बाद मैं तुम्हें आकर ले जाऊँगा। फिलहाल मैं ऐसे मिशन पर जा रहा हूँ, जहाँ पर ना तो मैं फ़ोन रख सकता,
ना ही वहाँ से मैं तुम्हें लेटर लिख सकता हूँ। करीबन 1 डेढ़ साल का ये मिशन है। जैसे ही मैं वहाँ से फ्री होता हूँ, फिर मैं आऊँगा और फिर मैं तुम्हें ले जाऊँगा। इन बातों के बाद अब वो चला जाता है अपनी ड्यूटी पर और ड्यूटी पर जाकर मनोज को ऐसे मिशन पर भेजा जाता है कि वहां से वो ना किसी को फोन करता है, ना ही कोई लेटर लिखता है। उसकी पहचान को छुपा दिया जाता है क्योंकि वो एक पैरा कमांडो थे। अब वो वहां पर अपना मिशन कंप्लीट करते करते उसे याद बहुत आती है अपनी पत्नी की, लेकिन वो वहां से कुछ नहीं कर सकते थे। और वहां पर करीबन 1 डेढ़ साल उसे हो जाता है। और उसके बाद जो फौजी अफ़सर हैं, उसके जो सीनियर्स हैं, वो कहते हैं कि अब तुम्हारा मिशन कंप्लीट हुआ, अब तुम अपने घर जा सकते हो। वो वहाँ से घर के लिए निकलता है, लेकिन घर पर जो उसकी पत्नी थी रचना, उसको वो घर से जा चुकी थी और जो गाँव वाले थे, उन सबको ये पता था कि रचना अपने मायके गई है। अब यहाँ पर फौजी आता है, मनोज जो है, और कहता है कि चाचा-चाची, रचना कहाँ है? तभी वो कहते हैं कि रचना तो एक लड़के के साथ भाग गई। उसका अफ़ेयर था और वो हमसे नहीं रोकी गई, वो यहाँ से चली गई। इतना सुनता है लेकिन मनोज को विश्वास नहीं होता है। जब ही गाँव में निकलता है वो घूमने के लिए शाम को, तो गाँव वाले ये कहते हैं कि तुम्हारी पत्नी तो मायके गई है, तुम उसे बुला लेते अगर तुम आ रहे थे तो। अब जो दिमाग फौजी का, उसमें एक अजीब-सी उथल-पुथल होती है और वो सोचने लगता है कि कहीं न कहीं तो कोई गड़बड़ है। तभी वो अपने छोटे भाई से पूछता है कि तुम्हारी भाभी कहाँ गई है? तो छोटा भाई भी ये कहता है कि भाभी तो एक लड़के के साथ भाग गई, हमने काफ़ी रोकने की कोशिश की, लेकिन वो भाग गई। अब जो मनोज है वो बहुत परेशान हो जाता है और जो 1 डेढ़ महीने की छुट्टी के लिए आया था, वो 5 दिन बाद ही वापस जाने लगता है फ़ौज में। फ़ौज में जाता है, जो उसके सीनियर अफ़सर थे वो पूछते थे कि तुम तो 1 डेढ़ महीने की छुट्टी के लिए गए थे, तुम 5 दिनों में कैसे आ गए? तो इस बात पर वो कोई जवाब नहीं देता है और कहता है कि बस मेरा मन ही नहीं लगा, मुझे यहीं रहना अच्छा लगता है। फ़ौजी अफ़सर कुछ नहीं पूछते हैं और वो अपनी ड्यूटी करने लगता है। लेकिन वो दिन-रात अपनी पत्नी रचना के बारे में सोचता रहता है कि आखिर वो गई कहाँ? ऐसा क्या हुआ? ऐसे क्यों वो भाग गई? उसे विश्वास नहीं होता है, लेकिन लोगों की जो उसके खुद ख़ास के भाई ने उसने बोला था, उस पर वो थोड़ा-थोड़ा विश्वास करता है, लेकिन उसके अंदर से आवाज़ आती है कि कहीं न कहीं कोई गड़बड़ है। वो फिर भी कोशिश करता रहता है अपनी पत्नी को इधर-उधर ढूँढने की, लेकिन उसे नहीं मिलती है। फिर एक दिन उसके साथी लंगर खाने के लिए गुरुद्वारे चंडीगढ़ में जाते हैं, तो वहीं पर उससे भी कहते हैं कि तुम भी चलो, तुम कभी भी नहीं जाते। तो वो मना करता है, लेकिन एक उसका दोस्त होता है, जो उसे ज़बरदस्ती लेकर जाता है और वहाँ जाकर वो खाना खाने लगते हैं। बैठे हुए थे पंगत में और खाना परोसा जा रहा था। तभी एक आवाज़ आती है, "बूढ़ी लोगे?" तो वो आवाज़ को देखकर उसकी तरफ देखता रह जाता है, क्योंकि वो और कोई नहीं, उसकी पत्नी रचना थी। अब रचना उसे देखती है और वो रचना को देखता है। दोनों एक-दूसरे को नहीं रोक पाते हैं और दोनों की आँखों से आँसू छलकते हैं और दोनों एक-दूसरे के गले लग जाते हैं। जैसे ही वो गले लगते हैं तो सभी बहुत हैरानी भरी नज़रों से उन्हें देखते हैं और पूछते हैं क्या हुआ? तभी वो सभी को बताते हैं कि हम तो पति-पत्नी हैं। तभी मनोज रचना से पूछता है कि तुम कहाँ चली गई थी? तभी रचना जो बचा बताती है मनोज को, उसे सुनकर मनोज बहुत हैरान होता है कि मेरा जो भैया है वो मेरे साथ ऐसा कर सकता है? मेरे चाचा-चाची जिन्होंने मुझे पाला-पनोसा, क्या वो मेरे साथ ऐसा कर सकते हैं? उसे ये सवाल लगता था, लेकिन कहीं न कहीं उसे अपनी पत्नी की बातों में सच्चाई लग रही थी, क्योंकि अगर वो ऐसी होती तो यहाँ क्यों मिलती? अब वो बताती है कि उसने मेरे साथ ज़बरदस्ती करने की कोशिश की और जब मैंने विरोध किया, तो चाची-चाचा ने भी देवर जी का साथ दिया। उन्होंने कहा कि अगर तुम्हें रहना है तो तुम्हें यहाँ पर ऐसे ही रहना पड़ेगा। अब इस बात से मुझे गुस्सा आता है और मैं घर छोड़ देती हूँ और आपको ढूँढने लगती हूँ। मैंने कई फ़ौजियों से आपके बारे में पूछा, लेकिन मुझे कहीं भी पता नहीं चलता। उसके बाद कई जगह लोगों ने मेरा फ़ायदा उठाना चाहा, तभी ये गुरुद्वारे वाले बाबा मुझे मिल जाते हैं। वही मेरी मदद करते हैं और वो कहते हैं कि तुम यहाँ पर काम कर लिया करो और मैं रोज़ पूछ कर आया करूँगा फ़ौजियों में, क्योंकि मुझे सिर्फ़ तुम्हारा नाम पता था और गाँव पता था, बाकी तुम्हारी पोस्ट और इस सब चीज़ के बारे में नहीं पता था, इसीलिए नहीं पता चल पाया था। अब इस बात को सुनकर मनोज सब कुछ समझ जाता है। मनोज सबसे पहले तो गुरुद्वारे वाले बाबा का धन्यवाद करते हैं। वो बाबा भी बहुत खुश होते हैं ये जानकर कि उसका पति उसे मिल चुका है और अब यहाँ से वो अपनी पत्नी को लेकर सीधा गाँव जाता है और अपने चाचा-चाची को खूब खरी-खोटी सुनाकर आता है। अपने छोटे भाई को वार्निंग देता है
और चाचा-चाची से अपने खेतों को लेकर वहाँ पर एक बढ़िया-सा छोटा-सा घर बनाता है। उस घर में अपनी पत्नी को छुट्टियों में रखने के लिए लेकर जाता है और उसके बाद उसके साथ वापस आ जाता है, फिर अपनी ड्यूटी में अपने साथ रखता है। ये थी पैरा कमांडो मनोज के जीवन की कहानी, जिसके चाचा-चाची ने उसे तो अच्छे से पाल लिया, लेकिन उसकी पत्नी को नहीं पाल पाए। आपको इसको सुनकर कैसा लगा है? अपनी राय लोगों के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा। बहुत जल्द फिर से आती हूँ ऐसी एक कहानी के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए हमारी न्यूज़ और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना भी नहीं भूलिएगा। बहुत जल्द फिर से आती हूँ ऐसी किसी कहानी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।